ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लोग संस्कृत का आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी संस्कृत के बारे में है। यानी कि संस्कृत विषय में हम लोग संस्कृत के बारे में आज पढ़ेंगे। 5वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा, यानी कि संस्कृत की महिमा। संस्कृत की क्या महिमा है ये आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस चैप्टर को आज पूरा हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे, यानी कि आज ये चैप्टर पढ़ाएंगे भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आज के इस सेशन के लिए। क्लास को जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना अधिक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आज का ये क्लास चले। और कहते हैं प्यारे बच्चों कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि संस्कृत के बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, या फिर संस्कृत में उनकी रुचि नहीं है, संस्कृत उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत को सिर्फ परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं, संस्कृत में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदी एक भाषा है, जिस तरीके से इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरीके से संस्कृत के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो बाबू, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत, ये जो चैप्टर है इसके बारे में। चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कहा गया है कि गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत के कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व विषय पर रोचक संवाद है। यानी कि संस्कृत विषय पर यहाँ रोचक संवाद प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के शिक्षक हैं और वो जब संस्कृत पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में, शिक्षक के बीच में संस्कृत को लेकर के बातचीत होता है, ठीक है ना, जो कि इस पाठ में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इस बातचीत से छात्रों में ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा बढ़ती है। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो बातचीत हुआ है, इससे ना जानने की इच्छा बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। संस्कृत का व्यापकता, शब्द रचना शक्ति और अन्य उपयोग को यह पाठ दर्शाता है। यानी कि इस पाठ में संस्कृत की महिमा का वर्णन किया गया है कि संस्कृत का क्या महत्व है, संस्कृत की क्या महिमा है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, चलिए सीधे हम लोग चैप्टर में आते हैं। अच्छा, आप लोगों को बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? कोई भी सब्जेक्ट में जरा एक बार बताना बाबू आप लोग, ठीक है ना? संस्कृत में अनुवाद बनाना हम सिखा देंगे, आप लोग चिंता ना करिए। पहले एक बार पुस्तक किताब पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद व्याकरण में हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब सीधे हम लोग ना चैप्टर की ओर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अब बस ना आप लोग चैप्टर को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। संस्कृत के शिक्षक जो है वो वर्ग में प्रवेश करते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और संस्कृत के शिक्षक जो है वो वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रगण अपनी जगह से उठ करके शिक्षक का अभिवादन करते हैं। छात्रगण जो है वो अपनी, जैसे शिक्षक अगर वर्ग में प्रवेश करते हैं तो छात्रगण क्या करते हैं, अपने जगह से उठ जाते हैं और टीचर का क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। आमतौर पर हम लोग भी ऐसा ही करते थे, आप लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे कि जब टीचर क्लासरूम में आते हैं तो सारे बच्चे उठ जाते हैं, वो टीचर का एक रिस्पेक्ट है, अभिवादन करते हैं, ठीक है ना। अब शिक्षक पूछते हैं, ये शिक्षक जो है वो बोलते हैं, भाई जब सब बच्चे खड़े हो गए तो शिक्षक कहते हैं कि सब लोग बैठ जाइए, आज आप लोगों को संस्कृत का महत्व बताता हूं। शिक्षक कहते हैं कि आज आप सभी लोगों को संस्कृत का महत्व बतलाता हूं, इसलिए आप लोग बैठ जाइए और शांतिपूर्वक सुनिए। तो रमेश नाम का एक लड़का है जो पूछता है कि गुरुदेव, क्या संस्कृत पढ़ना भी लाभदायक है? रमेश नाम का एक लड़का है जो क्या पूछता है कि गुरुदेव, क्या संस्कृत पढ़ना भी लाभदायक है? तो शिक्षक कहते हैं कि क्या नहीं जानते हो बच्चों, संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। जब रमेश पूछता है कि क्या संस्कृत पढ़ना जरूरी है, संस्कृत पढ़ना लाभदायक है, तो टीचर कहते हैं कि नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। संस्कृत है तो हमारी संस्कृति है, संस्कृत नहीं है तो हमारी संस्कृति भी नहीं है, इसलिए संस्कृत का बहुत ज्यादा महत्व है।
ठीक है ना, इसलिए संस्कृत का बहुत ज्यादा महत्व है। तो राजीव नाम का एक लड़का है जो कहता है कि संस्कृति किसका नाम है। जब शिक्षक बोले ना कि संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, तो राजीव कहता है कि संस्कृति किसका नाम है। तब शिक्षक कहते हैं कि संस्कृति से ही आचार विचार तथा भावना का पता चलता है, जिनमें ये होते हैं उन्हें ही सुसंस्कृति अर्थात सभ्य माना जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि समाज में होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि बड़े आपसे कोई घर में है तो उनको प्रणाम कर लिए, पैर छू करके प्रणाम कर लिए, तो और लोग समझते हैं कि लड़का बहुत संस्कारी है। अगर आप बैठे हुए हैं, आपके पिताजी आ गए तो आप खड़े हो गए, उनको कुर्सी दे दिए बैठने के लिए, तो वो सब ना एक संस्कार है जो कि बच्चों में होना चाहिए, जो दिखता है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से गुरु जी का आदर करना चाहिए। तो ये सब एक संस्कार होता है जो बच्चों में दिखना चाहिए। वही कहा गया है कि संस्कृति से ही आचार विचार का पता चलता है। आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, वहां पे संस्कार बहुत जरूरी है। और हमारा जो भारत देश है ये संस्कारों का देश है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृति से ही संस्कार होता है, ठीक है ना। तो पुष्कर नाम का एक लड़का है जो कहता है कि लोग कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है। एक पुष्कर नाम का लड़का है जो क्या कहा कि लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है एक मरी हुई भाषा है, मतलब संस्कृत अब धीरे धीरे मरते जा रहा है, संस्कृत अब ज्यादा विस्तार नहीं हो रहा है उसका। तो उसके बाद शिक्षक कहते हैं कि बच्चों वो अज्ञानी है, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। शिक्षक कहते हैं कि जो ऐसा बोलता है कि संस्कृत मरी हुई भाषा है, वे लोग अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। भारतीय भाषाओं का जीवन है संस्कृत। कहते हैं कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सबका जीवन क्या है, संस्कृत है। और इससे ही भारतीय भाषाओं का उत्पत्ति हुआ है। इससे ही क्या हुआ है, जितने भी भारतीय भाषा है सबका उत्पत्ति संस्कृत से ही हुआ है। ऐसे भी कहा जाता है कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है ना यह सभी भाषाओं की जननी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजर अमर है और आज भी जीवित है। शिक्षक कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा नहीं है, संस्कृत एकदम जीवित भाषा है, अजर अमर है, जो कभी नहीं मरेगा। और आज भी संस्कृत क्या है, जीवित है। ठीक है, लिखिए, ठीक है ना बाबू, समझिएगा। रमेश क्या कहता है कि क्या इसी में भारतीय भाषाओं का जीवन है। रमेश पूछता है कि क्या भारतीय भाषाओं का जीवन इसी में है, संस्कृत में ही है। तो शिक्षक कहते हैं कि हाँ अवश्य, सारी भारतीय भाषाएं इसकी ऋणी है। इसी भाषा में प्राचीन वेद और शास्त्र लिखे गए हैं। शिक्षक समझाते हैं बच्चों को कि हाँ भारतीय भाषा जो है ना वो सब संस्कृत से ही जन्मा है, सभी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सभी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की ऋणी है। और इसी भाषा में, संस्कृत भाषा में ही वेद पुराण सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जितने भी वेद पुराण हैं सब किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अब एक लड़का है जिसका नाम है कमाल। अब एक लड़का जिसका क्या नाम है, कमाल। अब कमाल कहता है कि ज्ञान के लिए संस्कृत शब्दकोश भी है। जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी होता है ना, शब्द याद करने के लिए, मीनिंग याद करने के लिए, कि भाई अंग्रेजी में जितना माने याद करेंगे, जितना मीनिंग याद करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो उसी प्रकार से कमाल पूछता है कि क्या ज्ञान के लिए संस्कृत में भी कोई डिक्शनरी आता है, संस्कृत के भी शब्दकोश आते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि हाँ कि उससे लाखों की संख्या में शब्द बनाए गए हैं तथा अन्य भाषाओं में प्रयोग भी किए जाते हैं। लाखों की संख्या में शब्द भी बनाए गए हैं और अनेक प्रकार की भाषाओं में प्रयोग भी किया जाता है इन शब्दों का। यानी कि संस्कृत भाषा का जो शब्द है इसका प्रयोग और भी अन्य भाषाओं में किया जाता है। अब पुष्कर नाम का एक लड़का है। पुष्कर नाम का लड़का कहता है कि तब तो इसका व्याकरण अद्भुत होगा। पुष्कर नाम का लड़का क्या कहता है कि तब तो इसका व्याकरण जो है वो बड़ा अद्भुत होगा भाई, संस्कृत का जो व्याकरण है और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तब शिक्षक कहते हैं कि भाई व्याकरण की बात करते हो, यहाँ पाणिनि नामक व्याकरण थे। व्याकरण मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला, ठीक है ना, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरणाचार्य जिसको कहते हैं, जिसको व्याकरण में खूब नॉलेज हो उसको कहते हैं व्याकरण। तो बाबू यहाँ पर ना शिक्षक कहते हैं कि पाणिनि जैसे यहाँ पर महान व्याकरण हुए जो कि विद्वान थे व्याकरण के, पाणिनि जैसे, उनके समान कोई दूसरा व्याकरण नहीं हुआ है। यानी कि पाणिनि के जैसा और कोई दूसरा व्याकरण नहीं हुआ है। अब एक लड़की है लतिका। लतिका पूछती है कि क्या पाणिनि के समान कोई दूसरा व्याकरण नहीं है।
लतिका कहती है कि क्या पाणिनि ही सबसे बड़ा विद्वान है? पाणिनि के समान क्या और कोई दूसरा विद्वान नहीं है? पाणिनि से भी और कोई बड़ा बड़ा विद्वान है कि नहीं है? तो शिक्षक कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि पाणिनि से कोई और बड़े बड़े विद्वान हो, लेकिन इसका उत्तर हमें हर जगह पर प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि हो सकता है कि पाणिनि से भी बड़ा कोई और विद्वान हो, लेकिन ऐसा कहीं पर वर्णित नहीं है। हो सकता है कि होंगे, लेकिन उनके बारे में रचना कहीं पे नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब रमा जो पूछती है, रमा नाम की एक लड़की है जो पूछती है कि गुरुदेव, मेरे पिताजी कहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत सहायक होता है। रमा पूछती है कि गुरुदेव, हमारे पिताजी तो बोल रहे थे, जो पूछती है बड़ा विद्वान है, पाणिनि के समान क्या और दोनों को मिलाकर के बनता है उभयपदी। तो यहाँ पर शिक्षक समझाते हैं कि हाँ, जो धातु होता है वह कुछ आत्मनेपदी धातु होता है और कुछ परस्मैपदी धातु होता है और कुछ उभयपदी धातु होता है। इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के धातु होते हैं। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो क्या बताइएगा? कुल 3 प्रकार के धातु होते हैं। धातु कितने प्रकार के? याद रखिएगा, कुल 3 प्रकार के धातु होते हैं। तब रहीम नाम का एक लड़का कहता है कि अरे बाप रे बाप, 3 प्रकार के धातु होता है, तब तो यह भाषा अति कठिन है। कहता है कि तब तो ये भाषा बहुत हार्ड है भाई, बहुत कठिन है। तो शिक्षक कहते हैं कि नहीं नहीं, यह भाषा आसान भी है और कठिन भी है। शिक्षक कहते हैं कि यह जो भाषा है संस्कृत, यह आसान भाषा भी है और कठिन भाषा भी है। सामान्य प्रयोग में आसान, किंतु गूढ़ विषयों के निरूपण में कठिन है। कहते हैं कि सामान्य रूप में अगर आप देखेंगे तो ये आसान भाषा है, ऐसे आप अगर सोचेंगे तो ये कठिन भाषा भी है। इसे इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जाता है, यानी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे आप इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब रमा नाम का एक लड़की है, पूछती है कि क्या विज्ञान में भी संस्कृत है? रमा कहती है कि क्या विज्ञान में भी संस्कृत? हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, तो क्या विज्ञान में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक कहते हैं कि अरे क्या कहती हो, भूगोल और खगोल विषय पर आर्यभट्टियम बृहद संहिता आदि ग्रंथ जो है वो प्रसिद्ध है। ये क्या है, का यूज करें या फिर प्रशासनिक परीक्षा का, हर एक जगह पर संस्कृत का महत्व है। तो रहीम कहता है कि तब तो यह अति उपयोगी भाषा है। तो रहीम कहा कि तब तो गुरुदेव ये बहुत अच्छी भाषा है, बहुत उपयोगी भाषा है। तो शिक्षक कहते हैं कि अवश्य ये बहुत उपयोगी भाषा है। तब पुष्कर नाम का एक लड़का कहता है कि तो निश्चय ही हम सबों को मन लगा करके संस्कृत पढ़ना चाहिए। पुष्कर क्या कहा कि तब तो हम सबों को मन लगा करके संस्कृत पढ़ना चाहिए और धन्य है यह संस्कृत भाषा। पुष्कर कहा कि यह भाषा तो बड़े धन्य है और उतना ही धन्य आप लोग हैं जो संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यही संस्कृत भाषा के बारे में वर्णन था। शिक्षक और विद्यार्थियों देखने में आ रहा है कि संस्कृत में संस्कृत भाषा की महत्ता और उसकी विशेषता का वर्णन किया गया कि संस्कृत भाषा की क्या महानता है और उसकी विशेषता क्या है। इस पाठ में बताया गया है कि संस्कृत भाषा प्राचीन और समृद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत प्राचीन भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है और बहुत ही समृद्ध भाषा है, जिससे अनेक ग्रंथ और साहित्य रचे गए हैं। बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण की रचना संस्कृत डार है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि संस्कृत महिमा पाठ में क्या बताया गया है, तो हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है, दूसरा नंबर है कि संस्कृत भाषा की महिमा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा की महिमा क्या है। तो लिखेंगे कि संस्कृत न केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और दुनिया की अन्य भाषाओं की जड़ें इसी भाषा में। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा का महिमा पूछ रहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत का जीवन में क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में संस्कृत का क्या महत्व है होता है। हमारे घर में पूजा पाठ होता है, शादी ब्याह हवन सब कुछ संस्कृत भाषा में होता है। पंडित जी पूरा संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है। का क्या उद्देश्य है, संस्कृत पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो लिखेंगे कि संस्कृत के कई उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह एक पवित्र भाषा है। ऐसे तो संस्कृत के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन पवित्र भाषा के रूप में संस्कृत को मानते हैं, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में उपयोगी है। ठीक है ना। हिंदू धर्म में भी संस्कृत उपयोगी है, जैन धर्म जहां लाभ होता केवल भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने में मदद मिलती है। भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने में सिर्फ मदद नहीं मिलती है, यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान करना चाहिए और दूसरे की संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से जानना चाहिए। दूसरे की संस्कृति को हम समझें उससे पहले हम अपनी संस्कृति को अच्छी तरीके से समझ लें। हमारी संस्कृति से समृद्ध और कोई दूसरी संस्कृति नहीं है। भारत का जिस तरीके से संस्कृति है, इससे अच्छा संस्कृति और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए भारत की संस्कृति सबसे उत्तम है। सातवां और हमें लगता है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। कह रहा है कि संस्कृतस्य महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया है।
संस्कृतस्य महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो लिखेंगे कि संस्कृतस्य महिमा पाठ में संस्कृत भाषा की महानता, प्राचीनता और इसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा के महानता का वर्णन, संस्कृत भाषा के प्राचीनता का वर्णन किया गया है। यह पाठ हमें बताता है कि संस्कृत भाषा न केवल भारत की भाषा है, न केवल भारत की भाषा है, बल्कि यह एक विश्व की सबसे प्राचीन भाषा भी है एवं सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत हमें बताता है कि किस तरीके से सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत है, जिसका महत्व धर्म, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य में भी है। यानी कि सब जगह पे संस्कृत का महत्व है, बता दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? आप लोग जरा जल्दी जल्दी से जवाब बताइएगा। मोटिवेशनल लाइन बताइए सर। अच्छा बाबू, मोटिवेशनल लाइन यही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थककर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बस इतना याद रखिए। बाबू कह रहा है कि संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषा, प्रथम भाषा कहा जाता है। दूसरा, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? अब सबको पता है कि वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? संस्कृत व्याकरण के जनक, तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि है। व्याकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर हम ये बताएंगे कि वामन गो वर्ण होता है। आगे बता दीजिए, संस्कृत भाषा को किस रूप में जाना जाता है? संस्कृत भाषा को किस रूप में जाना जाता है? तो बाबू संस्कृत भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में, धार्मिक भाषा के रूप में, वैज्ञानिक भाषा के बिना किसका नाश होता है? तो संस्कृत के बिना संस्कृति का नाश होता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो। संस्कृत के बिना में तो पाणिनि जो है वो व्याकरण के शास्त्र में निपुण है। पाणिनि जो है ना वह व्याकरण के शास्त्र में निपुण है। आगे बताइए, किसका अध्ययन आवश्यक है? किसका अध्ययन आवश्यक है? तो याद रखिएगा, संस्कृत का अध्ययन जो है वो आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत रत्नाकर किस शास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत आता है? संगीत। संगीत जो है ना वह संस्कृति है, तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो लिख देंगे कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी है। आगे, खाली स्थान, यह भाषा अस्ति, यह भाषा खाली स्थान अस्ति, यह भाषा क्या है? क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है? तो व्याकरण शास्त्र के लेखक जो है वो पाणिनि है। व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है? पाणिनि है। ध्यान रखिएगा। आगे, क्रियार्थ खाली स्थान लकारा संति, क्रिया में कितने लकार होते हैं? तो क्रिया में 10 लकार होते हैं। ठीक है ना। क्रिया और भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा। भाषाओं का जीवन कौन सी भाषा है? तो भारतीय भाषाओं का जीवन जो है वो संस्कृत भाषा ही है। भारतीय भाषाओं पूर्ण क्या है? तो संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जरूरी है, साहित्य जो है वो क्या हो गया? इंड हो गया। बाबू तो ये चैप्टर तो भाई बड़े आराम से हम लोगों ने समाप्त कर लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने यह चैप्टर समाप्त कर लिया। तो 5वां नंबर चैप्टर तो बाबू हम लोग क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। संस्कृत साहित्य पर्याप्त अगली क्लास में देख लेंगे, यानी कि कल देख लेंगे। ठीक है ना। 6वां नंबर चैप्टर को हम लोग कल देख लेंगे। तो कल बाबू इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर। तो चलिए आज की इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि